गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में। हम इसमें बात करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्लास 9 तक हम जब पढ़ते हैं तो हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में सारी चीज़ जानकारी रहती है। क्लास 10 पहली बार ऐसा होता है जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो पढ़ेंगे ही, इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलना होना चाहिए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, वहां हम ये 2 एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आएंगे, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो हमें पढ़ने हैं और इन सारे रिएक्शंस को अगर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो कहते हैं प्रोसेस बाय विच old bond break down to form new bond। यानी कुछ ऐसा तरीका जिससे पुराना वाला बॉन्ड टूट जाए और नया वाला बॉन्ड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास AB का रिएक्शन CD से कराया जा रहा है तो A और B के बीच में एक बॉन्ड है और C और D के बीच में बॉन्ड है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में पता चला कि AC हो गया और B D हो गया। इसका मतलब A और B के बीच वाला बॉन्ड टूटा होगा, C और D के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, यानी ओल्ड बॉन्ड जो पहले का बॉन्ड था वो टूटा। फिर बॉन्ड जो नया बना वो A और C के बीच में चला गया और B और D के बीच में, यानी यहां पर क्या हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आसान भाषा में एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है क्या प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। हम एक केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट पाते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हम राइट साइड में पाते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें सिंबलाइजेशन में ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में। उस जहां हम इन सारी चीजों को नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट बन सकता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन मींस अ रिएक्शन और अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे आते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अगर कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब वो केमिकल चेंज है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है तो इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंज है। यानी अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज माना जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे एक पेपर है, हम पेपर को जला देते हैं तो पेपर राख बन जाता है। अब राख से हम वापस पेपर नहीं पा सकते तो ये केमिकल चेंज हो गया। लेकिन उसी पेपर को अगर हम टीयर कर दें, फाड़ दें तो पेपर ही रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो ये बातें हुई हमारी केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हर एक रिएक्शन को हम लिखते समय उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है कि जिंक सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, तो हम वहां पर जब उसको सिंबल से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा। यानी अगर हमसे कोई कहे कार्बन
रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर बस जानने की क्या चीजें जरूरी है, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या हो गया, अब ये एक केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उसका एक इक्वेशन हो गया। आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे 10th क्लास के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लास्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि जब हम ओल्ड बॉन्ड को तोड़ते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियोस में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, चलिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो बन रहा है वाटर। जो लेफ्ट हैंड होता है इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड होता है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब हमें करना क्या होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तभी जाके ये रिएक्शन क्या होंगे, बैलेंस होंगे। यानी कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है। ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। राइट हैंड साइड पे आते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा वाला जो है वो बैलेंस नहीं है। इसे हम बैलेंस करने के लिए पहले कुछ चीज जानते हैं। जो ये पोर्शन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट। और जो यहां पर लिखा रह जाएगा इसको हम लोग नाम देंगे कोफिशिएंट। तो याद रखना सबस्क्रिप्ट्स को कभी भी बदला नहीं जाता, ये हमेशा सेम होता है, इस पे हम लोग टच नहीं करेंगे। जब भी हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करने के लिए हमेशा हम कहाँ यूज करेंगे, किसी भी सिंबलाइजेशन या हम कोई भी नंबर पुट करना चाहते हैं कहाँ पुट करेंगे, कोफिशिएंट में यूज करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, हम 2 यहाँ लिखेंगे, यानी पूरे कंपाउंड के पहले लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया। अगर 2 ऑक्सीजन हो रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 ही है। तो अगर हम यहाँ भी 2 लिख दें तो यहाँ भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 2, सही है। यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया। तो अब हम यहाँ पर अगर जोड़े तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। इसी बैलेंस इक्वेशन को अगर हम और पढ़ना चाहें तो हम देखें, जैसे मेरे पास और एग्जांपल्स में क्या हम लोग के, अगर हम मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है मेथिल क्लोराइड और प्लस हमारे पास HCl निकल जाता है। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हम लिख रहे हैं कार्बन कितना है मेरे पास, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, क्लोरीन कितना है, 2। चलो इधर आ जाओ, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 4 माना जाएगा, 4। अब क्लोरीन कितना है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक। फिर से कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पर कितना, 4, क्लोरीन कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4, क्लोरीन कितना है, 2 है, 2।
तो एक का एक सही है, 4 का 4 सही है, 2 का 2 सही है, पूरे को बैलेंस करते हैं। 4 1 5 2 7, 4 2 5, 4 1 5 2 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया ना। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या था, ऑलरेडी बैलेंस था। तो कभी कभी एग्जाम में घुमाने के लिए ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन दे देगा, तो तुमसे पूछो और तुम उसमें गलत बैलेंस कर दोगे। तो ध्यान से रखना है कि पहले देखना है कि वो इक्वेशन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इक्वेशन बैलेंस है। अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आसान सा, N2 plus NH2 H2 give you NH3, N2 plus H2 give you NH3। लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहां पर देखो 1 है और ये कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, किसी भी तरीके से बैलेंस करते समय ये सोचना है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस में आ रहा है, तो हम इसको उठाते हैं कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ भी 2 कर देते हैं। ठीक, जब यहाँ 2 कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखो 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस हमें देखना क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स है वो राइट हैंड साइड पे जितने एटम्स है उनके साथ मैच करना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बैलेंस इक्वेशन, कुछ इक्वेशन मिलेंगे जिसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करके फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टॉपिक बात किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। मैंने बताया केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब ओल्ड बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैंने ये भी बताया कि केमिकल रिएक्शन को अगर उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कैसे, वो भी लास्ट वीडियोस में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए 3 तरीका है। पहला तरीका, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट डिफरेंट हो, यानी अगर मैंने रिएक्टेंट में जो चीज ली है वो सॉलिड के फॉर्म में है और प्रोडक्ट में वो चीज कन्वर्ट होते मान वो लिक्विड के फॉर्म में हो जा रही है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, तो भी ये बात प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी स्टेट चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी अगर रिएक्टेंट का कलर और प्रोडक्ट का कलर अलग अलग हो, यानी मान लीजिए रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और है, तो ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दें तो हमें फेरस सल्फेट और कॉपर मिलेगा। यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट है इसका ओरिजिनल कलर होता है ब्लू, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो फेरस सल्फेट बना इसका कलर होता है ग्रीन। तो ये ब्लू से ग्रीन होना ये बात प्रूफ कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरे पोर्शन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रोडक्ट के टेम्परेचर से अलग है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें 2 तरीका हो सकता है एंडोथर्मिक हो और हो सकता है एक्सोथर्मिक हो। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट लग रही है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा और जिसमें से हीट निकल रही है वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर आप लोग घर में चूने को कभी पानी में मिलाए होंगे तो देखेंगे पानी जो होता है वो हल्का सा खौलने लगता है, ये गर्म हो जाता है। तो होता क्या है, वहां से हीट निकल रही है ना, जब ये निकल रही है हीट तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हीट निकल रही है। यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये प्रूफ कर रहा है ये हॉट होगा, ये उतना हॉट नहीं होगा, यानी रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ होगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और होगा। ये बात प्रूफ कर रही है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हमें
FeSO4 को तोड़ना है, FeSO4 को तोड़ना है तो मुझे हीट लगानी पड़ेगी इस रिएक्शन में, और जब हम हीट लगाएंगे तो ये टूटेगा Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। यानी अगर हीट लगा के किसी चीज को तोड़ा जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा, और अगर किसी चीज में से हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। ये तो वो चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। थैंक यू, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें जो सबसे पहला तरीका आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। यानी व्हेन 2 or more than 2 reactants are combined to form a single product, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस पे क्वेश्चन आता है, वो ऐसे आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है कि हम पहले कैल्शियम में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में मिलाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन जब हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पे दीवार पे पोत देते हैं और उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्विक लाइम का, आपने नाम सुना होगा स्लेक लाइम का, और आपने नाम सुना होगा लाइमस्टोन का। इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, इसको हम कहते हैं स्लेक लाइम, और इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बाकी ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन क्वेश्चन आता है हाउ यू कैन कन्वर्ट क्विक लाइम इनटू अ लाइमस्टोन। क्विक लाइम को लाइमस्टोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा तरीका पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है दो चीजें का जुटना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। यानी अगर एक रिएक्टेंट हो, एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए। अगर एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले अगर रिएक्शन हीट की वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से, तो उसको हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर जो टूट रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डीकम्पोजिशन। और तीसरा अगर लाइट की वजह से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटना है, यानी एक ही हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पर। और दूसरी बात, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से होता है। अगर हीट की वजह से ये काम हो रहा है तो उसको हम थर्मल कहेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी रिएक्शन को तोड़ दे रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन कहेंगे या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और अगर लाइट की वजह से हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। हम लोग इन्हीं चीज के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।
वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकते हैं। अगर हीट की वजह से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो हमारा लाइट की वजह से होता है, जिसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे पहला मतलब ये है कि अगर हम लोग FeSO4 को ले लें और इस पे हीट लगा दें तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया। तो यहां पर FeSO4 को तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ी, तब जाके ये Fe2SO2 और SO3 में टूटता है। अगला जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे इसको ज्यादा अच्छे समझते हैं। जब वाटर पे करंट पड़ता है तो वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस बात को प्रूफ करना है। हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में 2 होल किया, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग पानी से भर देते हैं और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और थोड़ी देर में हम ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं। देखिए, जब वाटर टूटने वाला है तो H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, O जो होगा वो माइनस के फॉर्म में टूटेगा। प्लस वाला इसमें जाके बैठ जाएगा, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके अंदर ये प्लस है, ये माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। हाइड्रोजन वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसको उठाएंगे और उसमें एक माचिस जला के लाएंगे तो हमें पॉप साउंड मिलेगा। पॉप साउंड से हमें ये प्रूफ हो जाएगा तो हमारे अंदर इसके अंदर जो गैस है वो क्या है? हाइड्रोजन है। और माचिस जला के अगर ऑक्सीजन वाले में लाएंगे तो माचिस बहुत तेजी से जलने लगेगा। ये बात प्रूफ कर देगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़े क्या कि वाटर को हम तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लगा के। तोड़ने पर हाइड्रोजन अलग हो गया है, ऑक्सीजन अलग हो गया है। पता कैसे किए? इसको हम पॉप साउंड से करेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये बहुत तेजी से जलना स्टार्ट कर देगा। लास्ट वाला जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, जब हम फोटो डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर हम AgCl2 ले लें तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो होगा क्या? यहां पर सूरज की रोशनी लगेगी और जब सूरज की रोशनी में इसको तोड़ेंगे तो Ag प्लस Cl2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये AgCl2 नहीं होगा, ये AgCl होगा। AgCl को अगर हम तोड़ते हैं तो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, 2Ag और यहाँ पर 2AgCl2। तो ये हो गया हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने हैं? इस वीडियो में हम थर्मल डिकम्पोजिशन समझे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस समझे हैं, फोटो डिकम्पोजिशन समझे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तीसरा और चौथा पार्ट, जिसपे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे सामने कमजोर इंसान है तो जो ताकतवर इंसान होगा वो हमेशा कमजोर इंसान को क्या कर सकता है? अपने यहाँ से हटा सकता है। तो वही ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन में होता है। जो हम कैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अपने यहाँ से हटा देते हैं और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैंने कहा कि पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सबसे ऊपर वो एलिमेंट रखा जाएगा जो हाईली रिएक्टिव होगा और नीचे वो एलिमेंट रखा जाएगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है जो हमें 10th के लेवल तक पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा है, जो हमें 10th तक पढ़ना है सिर्फ हम उतना बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर Hg भी रखा जाता है।
फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। हाइड्रोजन एक्सेप्शन इसलिए क्या है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल। लेकिन कई जगह में ऐसा आएगा जहां डिस्प्लेस करना होता है हाइड्रोजन को, तब हमें याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन की प्लेस कहाँ होती है। आपने सोचा होगा सर आपने लिख दिया पर मुझे याद ही कैसे होगा। देखिए एक शॉर्टकट तो मेरे पास है, लेकिन बेटर होगा कि आप लोग इसमें अपना शॉर्टकट बनाएं। मेरे पास जो शॉर्टकट है वो क्या है, हम कैसे कर्नाटका, मैंने याद किया है कर्नाटका से माजी, माजी आई, जेनिफर क्रूज, जेनिफर क्रूज हमको आग लगाई और पानी डाल दी। आसान है। कर्नाटका से माजी आई, जेनिफर क्रूज हमको आग लगाई और पानी डाल दी। तो इससे हमें ये याद हो गया। अब इसका यूज समझते हैं। सपोज कर लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने ये समझाया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपने किसी भी सॉर्ट से अलग कर देता है। देखिए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम आयरन से कराते हैं और FeSO4 का रिएक्शन हम कॉपर से कराते हैं। सवाल उठा कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ रिएक्शन नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा क्यों नहीं होगा। सबसे पहले हमें आयरन खोजना है। यहाँ पर आयरन कहाँ है, ये है हमारा आयरन। और इसके बाद इसमें खींच लीजिए Cu कहाँ है हमारा, Cu हमारा ये है। आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। ऊपर है ना आयरन, तो आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव, यानी आयरन जो है वो कॉपर को हटा सकता है। आयरन हाईली रिएक्टिव है तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि ये इसको हटा सकता है। लेकिन अब Cu इसके नीचे है तो वो Fe को नहीं हटा सकता है, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉर्ट से अलग कर देता, हटा देता है, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी की बेसिस पे हम लोग समझ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास NaCl है और इस NaCl का रिएक्शन हम करा दे रहे हैं K2SO4 से। NaCl है और NaCl का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, K2SO4 से। अब यहाँ पे Na है और यहाँ पर पोटेशियम, क्लोरीन और सल्फेट हमें लेके नहीं चलना है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा सिर्फ वही लेके चलना है, क्योंकि मेटल जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। हम क्या करेंगे, सोडियम को यहाँ कर दे, पोटेशियम को यहाँ कर दे, तो ये हो जाएगा KCl प्लस Na2SO4, यानी दोनों के दोनों एलिमेंट ने यानी मेटल ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस दोनों को याद करने के लिए बहुत जरूरी है हमें ये सीक्वेंस याद होना। आपके बुक में बहुत सारे रिएक्शन है, मैं यही कहूंगा सारे रिएक्शंस को एक बार सॉल्व करिए और तरीका आपका यही होने वाला है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स की। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब कुछ ऐसे हम समझते हैं कि दो वर्ड से बना हुआ है रेडॉक्स। ये होता है रेडऑक्स, यानी जिस रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी क्लियर होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो यहां से समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अगर कोई रिएक्शन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें ऑक्सीजन जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कैल्शियम में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं।
दूसरी चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें दिखाई दे रहा है, मान लीजिए हमारे पास जिंक है Zn, और Zn के बदले में हम रिएक्शन कराने के बाद देख रहे हैं वो Zn2 प्लस में चला जाएगा। प्लस होना का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तीसरा चलते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन निकल जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 1 4 है, यानी 2 हाइड्रोजन क्या हुआ इस रिएक्शन में, ये इससे ये कन्वर्ट होने में 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल रहा है यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से रिडक्शन में समझते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, जैसे अगर हम यहाँ देखें CH3CHO, यहाँ 1 और 3 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 है, तो यहाँ से यहाँ में 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा तब ये बना होगा। तो ये क्या है, रिडक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले Cl था, उसके ऊपर एक माइनस आने का मतलब है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब इलेक्ट्रॉन आ गया यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लास्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लॉस होता है यानी Fe2O3 है, उसको हम 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन करके यहाँ पर सिर्फ कितना बच रहा है, Fe, यानी ये ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, यहाँ से ये ऑक्सीजन हटा दिया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। लेकिन जब कोई रिएक्शन ऐसा दिखे जिसमें ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है और रिडक्शन भी दिखता है, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस रिडॉक्स रिएक्शन में 2 और चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को दे रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीजन को ले रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आइए समझते हैं इसकी क्या मतलब है। जैसे इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में, यानी ऑक्सीजन का लॉस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर देखिए रिडक्शन, तो ये क्या है, रिडक्शन। लेकिन सेम वे में देखिए, यहाँ H2 और यहाँ H2 से क्या बन गया, H2O, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां गेन हुआ ना ऑक्सीजन में, तो जब गेन हो रहा है ऑक्सीजन का गेन होना, ये देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसने लिया है, इसने लिया तब ये, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे हम कभी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को नहीं दिखाते। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Fe3O4 4s2 3Fe, यानी यहां ऑक्सीजन ज्यादा था, यहां से ऑक्सीजन कम हो गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। और यहां H2 से H2O बन गया, यानी ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब H2O, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये ऑक्सीजन दे रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीजन को लिया है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगला देखते हैं CH4 अब यहां देखो CH4 से ये CO2 हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और O2 से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी O2 में हाइड्रोजन जुटा हुआ तभी, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। बात समझ में आई। तो ये कुल टॉपिक हो गया तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाइड करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, और कैसे होता है। जब दोनों मिला देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तभी हम उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जरूरी है जानना कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं और रिडक्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन की। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। अब हमारे इस चैप्टर के साथ 2 टॉपिक रह गए, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन का मतलब क्या होता है, अगर हम कोरोजन का मतलब समझें तो कोरोजन मीन्स होता है कि जब कोई एलिमेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसों से रिएक्शन कराने की वजह से खराब हो जाए तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं। यानी
tarnishing of element due to the reaction with the atmospheric gases is known as corrosion. अब इस corrosion में होता क्या है, हम लोग देखे होंगे कि चांदी की जो चीजें होती है वो काली हो जाती हैं, वहीं कॉपर की जो चीजें होती है वो हल्की हरी दिखने लगती हैं, और अगर हम लोहा देखें तो वो देखेंगे तो वो कैसा हो जाता है, वो ब्राउनिश हो जाता है, उस पर रस्टिंग आ जाती है। तो ये है क्या, ये टार्निशिंग ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये क्यों होता है? कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो अपने सबसे स्टेबल स्टेट में आ जाए, तो वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से कंबाइन करके रिएक्शन करके वो एक स्टेबल स्टेट बना देता है। तो वो एलिमेंट को लगता है कि हम स्टेबल में स्टेट में आ गए, लेकिन वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द टार्निशिंग ऑफ एलिमेंट take place due to the reaction with the atmospheric gases. For what purpose? To get a stable state. अब हम इसमें समझते हैं कि कुछ हमें चीजें बताई, जैसे एग्जाम में या कई जहां ये चीज बताई जाती है कि कोरोजन का मतलब है कि कोई भी चीज एटमॉस्फेयर किसी भी गैस से रिएक्शन करके हो जाए, लेकिन पर्टिकुलरली हर गैस का रिएक्शन पर्टिकुलरली अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से समझा जाएगा। जैसे हमारे पास एक कॉपर का बर्तन है, उस कॉपर के बर्तन को हम एटमॉस्फेयर में रख दिए तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये कॉपर ऑक्साइड में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड तुरंत एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से कंबाइन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि ब्लू कलर का होता है। फिर यही कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड से भी रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर में है रिएक्शन करा के कॉपर सल्फेट से बना लेगा, जो कि ब्लू कलर का होता है। फिर यही कॉपर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कराएगा और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, और वो की ग्रीन कलर का। इसीलिए तांबे का बर्तन अगर जब हम देखते हैं तो वो हल्का सा ग्रीन और ब्लू में दिखाई देने लगता है। एग्जैक्टली अगर तांबा बात करें तो वो ब्राउन होता है, एकदम शार्प ब्राउन होता है, लेकिन जब वो खराब होता है यानी सीधे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्शन कराता है तो वो ब्लूइश ग्रीन दिखाई देने था। वो ब्लूइश ग्रीन रिएक्शन होने का रीजन ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर को एटमॉस्फेयर रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर से रिएक्शन करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ब्लैक कलर होता है, इसीलिए चांदी देखते हैं कि काली हो जाती तो मानते हैं कि ये क्या हो गई, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है। ठीक उसी तरीके से हम रस्टिंग देखते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है कि रस्टिंग कैसे होती है, इसका फॉर्मूला लिखिए। आयरन जो होता है वो सबसे पहले ऑक्सीजन से कंबाइन कराता है। जब आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन कराएगा तो बनाएगा Fe2O3। अब ये Fe2O3 मॉइस्चर से रिएक्शन करता है। मॉइस्चर कितना भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ X लिखा जाता है। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6। तो Fe2O3 रिएक्ट विद द मॉइस्चर टू फॉर्म Fe2O3 और XH2O। ये पूरा रस्ट का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो होता क्या है, Fe2O3.XH2O। तो ये तीनों केस में हमने देखा कि जो एलिमेंट है वो खराब हो रहे थे, लेकिन कभी कभी कोरोजन कुछ एलिमेंट के लिए वरदान भी बनता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है, सपोज कर लेते हैं ये एल्युमिनियम है और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर एक परत आ जाती है ऑक्साइड की। अब ये जब परत ऑक्साइड की आ जाती है तो ये फर्दर किसी और चीजों से रिएक्शन नहीं होता है, और यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयरिंग बन गई। नाउ एल्युमिनियम कैन नॉट रिएक्ट विद एनी अदर थिंग, किसी और चीज से एल्युमिनियम रिएक्शन नहीं कराएगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और अब ये किसी और चीज से रिएक्शन नहीं करा रहा है, तो एल्युमिनियम के केस में ये क्या होता है, फायदेमंद होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्युमिनाइजिंग। एल्युमिनाइजिंग मतलब होता है व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। It is a part of corrosion, but it is a beneficial for the aluminium and it is known as aluminizing. अब हम बात करते हैं कि हम कोरोजन से बचे कैसे। सबसे पहला तरीका होता है पेंटिंग। एक बात याद रखते हैं, कोरोजन हमेशा इरिवर्सिबल है, यानी कोरोजन सही नहीं हो सकता है, लेकिन कोरोजन से बचा जा सकता है। कोरोजन सही नहीं हो सकता है, कोरोजन से बचा जा सकता है। पेंटिंग कर दीजिए तो वहां कोरोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कोई मेटल है, जब आप पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। अब ये पेंट जो होगा वो सारी चीजों को सफर करेगा, जो मेटल है वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी तरीके से ऑयलिंग भी किया जा सकता है। यहाँ पर ऑयल लगा दीजिए तो ये तो भी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़ना है उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की एक लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है वो जिंक के ऊपर होता है, ना कि उस मेटल के ऊपर होता है।
तो ये बातें किसकी हुई, कोरोजन की बारे में। मैंने कहा कोरोजन मतलब क्या है, कोरोडिंग ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का खराब होना। और एलिमेंट अलग अलग गैसों से रिएक्शन करके अलग अलग तरीके से खराब होता है, वो मैंने यहां समझाया। इससे बचा भी जा सकता है, बचने के लिए पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन जैसे प्रोसेस को करना पड़ेगा। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या हमने देखा कि कोरोजन क्या होता है, और हमने देखा कि मेटल को खराब जो हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि घर में रखा हुआ खाना जो होता है वो बहुत अजीब से स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इवन देखते हैं कि दूध फट जाता है। तो ये क्या है, ये रेंसिडिटी है। उसमें होता क्या है, यानी इसमें जो फूड होता है उसका स्पॉइलेज हो जाता है, यानी स्पॉइलेज ऑफ फूड। हम यहाँ लिखे हैं द स्पॉइलेज ऑफ फूड फ्रॉम विच अनप्लीजेंट ऑर्डर कम्स, यानी अजीब सी महक आएगी, गंदी महक आने लगेगी। क्यों? क्योंकि फूड क्या हो गया, खराब हो गया। फूड के खराब होने को ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। खट्टापन आ जाता है, सोर टेस्ट होने लगता है। ये जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है वो क्यों होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट। जनरली वही खाने खराब होते हैं जिसके अंदर फैट का कंपोजिशन ज्यादा होता है। फैट के टूटने की वजह से ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है। अब हम बात समझ करते हैं कि रेंसिडिटी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, हाइड्रोलिक, ऑक्सीडेटिव एंड माइक्रोबियल। यानी अगर पानी के वजह से, जैसे अचार होता है, अगर अचार में आप देखेंगे कि जरा सा ही पानी पड़ जाए तो पूरा अचार खराब हो जाता है। तो अगर पानी की वजह से फूड खराब हो रहा है क्योंकि फैटी एसिड उसका ब्रेक हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक रेंसिडिटी। लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से फैटी एसिड ब्रेक हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव कहेंगे। समटाइम व्हाट हैपेंस कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, माइक्रोब्स पे अटैक कर जाते हैं, तो अगर फूड स्पॉइलेज हो रहा है तो उसको माइक्रोबियल एक्शन कहेंगे। इससे बचा कैसे जा सकता है, आराम से बच सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ऑक्सीडेशन जो ना होने दे उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। टोकोफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड को हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, अगर हम माइक्रोबियल एक्टिविटी से बचना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर ले लें, यानी पैक रहे जिसमें कुछ हवा नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, तो उससे क्या होगा, माइक्रोब्स भी नहीं जा सकता, पानी भी नहीं जा सकता, तो वो बचा रहेगा। नाइट्रोजन पैकिंग फूड, अगर आपने कुरकुरे चिप्स के पैकेट को फाड़ के देखा होगा तो उसमें गैस भरी रहती है, जो अंदर सामान होता है बहुत कम होता है, पूरे में पैकेट में गैस भरी रहती है। गैस का फंक्शन है एज ए प्रिजर्वेटिव, वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी है। और लास्ट होता है लो टेम्परेचर। हम लोग रात को क्या करते हैं, खाना जो बचा रहता है उसको फ्रिज में रखते थे। फ्रिज में लो टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन जो होता है वो सीज हो जाता है। कभी कभी हम पार्चुरेशन भी यूज करते हैं, यानी किसी चीज को खूब ठंडा करके फिर खूब गर्म कर सकते हैं, तो भी क्या हो सकते हैं, सारे माइक्रोब्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंसिडिटी। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, एनसीईआरटी में दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करिए। नहीं आता है तो मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा है। थैंक यू।